आज बात आपकी ईएमआई पर होगी। ईएमआई इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल लोन बहुत लेने लगे हैं, लेकिन क्या वो सही है, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो होता क्या था, देखिए आज से कुछ साल पहले तक अगर किसी घर में नया टीवी, एसी, फ्रिज या फिर स्मार्टफोन खरीदना होता था तो लोग पहले पैसा जमा करते थे और उसके बाद सामान खरीदते थे। लेकिन अब समय काफ़ी बदल चुका है। आज बहुत सारे लोग सामान खरीदने से पहले ये नहीं देखते कि उनके पास पूरा पैसा है या फिर नहीं है, बल्कि ये देखते हैं कि हर महीने की ईएमआई कितनी बनेगी। यानी भारत में एक नई तरह की इकॉनमी तेजी से बढ़ रही है, जिसे हम कह सकते हैं ईएमआई इकॉनमी। ये छोटे बड़े शहरों में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, खासकर छोटे शहरों में ये ज़्यादा हो रहा है और बड़े में भी हो ही रहा है। और आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि भारत में कंज्यूमर लोन्स, यानी ऐसे लोन्स जिनका इस्तेमाल लोग स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, टीवी, एसी जो सामान है ऐसे इनको खरीदने के लिए करते हैं, उन्होंने नया रिकॉर्ड बना दिया है लोन बांटने में। यानी लोग अब महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए ज़्यादा फाइनेंस के ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सही मायने में भारत की बढ़ती परचेजिंग पावर की निशानी है, या फिर लोग अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कर्ज पर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो कंज्यूमर लोन का बढ़ना मार्केट के लिए अच्छी खबर है, इससे कंपनीज की सेल्स बढ़ती है, डिमांड बनी रहती है, इकॉनमी को सपोर्ट मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर यही लोन ग्रोथ जो दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आने वाले टाइम में रीपेमेंट का प्रेशर भी तो बढ़ जाता है इससे। तो मामला क्या है, चलिए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को और आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लोन का पूरा गणित और आपकी ईएमआई का पूरा बोझ मैं एंड तक आपको बताऊंगा और आपको इजीली समझ आएगा कि आपको करना क्या चाहिए। तो हाल ही में एक डेटा सामने आया है जिसके मुताबिक भारत में कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स यानी टीवी, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसी वगैरह और जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनको खरीदने के लिए दिए जाने वाले लोन्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। बैंक्स और एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं, इनके कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स पोर्टफोलियो की वैल्यू करीब 1.19 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। अगर इसकी तुलना मार्च के आंकड़ों से करें तो उस समय यह करीब 1.09 लाख करोड़ थी। यानी कुछ ही महीनों में कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स में करीब 9.2% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब सवाल उठता है कि आखिर लोग इतना ज्यादा लोन क्यों ले रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जो समझ में आता है वो ये कि लगातार जो प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे होते जा रहे हैं, तो अफोर्डेबल उतने नहीं हैं इजीली, उसके लिए आप सारा का सारा कैश उठा के नहीं दे सकते, इसलिए ज़्यादातर लोग ईएमआई पर डिपेंड कर रहे हैं और सामान ले लेते हैं। आज आप स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी या कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो है लेने जाते हैं तो उसकी जो कीमत है वो पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ चुकी है। इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, ग्लोबल फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री काफ़ी हद तक इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पर डिपेंड करती है। स्मार्टफोन और लैपटॉप के बारे में आपको पता ही है कि उनमें मेमोरी चिप्स, सेमीकंडक्टर वगैरह इस्तेमाल होते हैं और वो पार्ट अब महंगे हो गए हैं, उनकी कीमतों में बदलाव आ गया है जिसका डायरेक्ट असर फाइनल प्रोडक्ट की कीमत पर दिखाई देता है। इसके अलावा कमोडिटी प्राइसेस में भी बढ़ोतरी हुई है और इंटरनेशनल टेंशन की वजह से भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई है। यानी ये सारे कारण मिलाकर इम्पैक्ट डाल रहे हैं इन सारी चीज़ों की कीमतों पर, जो जाहिर तौर पर घूम फिर कर हम जैसे आम लोगों पर आ जाता है। यानी जिस सामान को खरीदने के लिए पहले कम पैसे खर्चने पड़ते थे, अब वही सामान काफ़ी महंगा हो चुका है। ऐसे में ग्राहक के सामने दो रास्ते होते हैं, एक या तो वो खरीदारी को ही टाल दे, ना ही खरीदे, या फिर दूसरा ऑप्शन है ईएमआई के जरिए खरीद लेना। और आज बड़ी संख्या में लोग दूसरे वाला ऑप्शन ज़्यादा चुन रहे हैं, आसान भी है ना। अब यहाँ एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले लोन का मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए होम लोन या फिर बिजनेस लोन हुआ करता था, मतलब बड़ी चीज़ कोई खरीदनी है तो ही लोन लिया जाता था। लेकिन अब लोन का इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़रूरत और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के लिए भी तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे कि स्मार्टफोन खरीदना है तो सीधा ईएमआई, टीवी खरीद लो ईएमआई, एसी खरीदना है ईएमआई, लैपटॉप चाहिए तो भी ईएमआई। तो मतलब हर चीज़ आप ईएमआई पे खरीद सकते हैं। शुक्र है अभी छोटी मोटी घर की ज़रूरत की जो 100, 200, 400 रुपये की चीज़ है वो ईएमआई वाला हिसाब नहीं है उसमें, लेकिन स्टिल 10, 20, 50 हज़ार रुपये का सामान भी अगर आप ले रहे हैं तो ईएमआई इंपॉर्टेंट हो गई है। कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज ने
इसी बदलते ट्रेंड को देखा जाए तो सबसे पहले समझ लिया था और उसका वो फायदा भी उठा रहे हैं। खासकर एनबीएफसीज ने छोटे शहरों, मैं जिक्र भी कर रहा था शुरू में, छोटे शहरों और टाउन्स तक अपनी पहुंच को काफ़ी बढ़ा लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अपर और मिडिल क्लास जो इनकम कस्टमर्स होते हैं उनको दिए जाने वाले कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स में एनबीएफसी की ग्रोथ काफ़ी तेज़ देखी गई है। इनका कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन पोर्टफोलियो करीब 42% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़कर 68,814 करोड़ तक पहुंच गया है। इसका मतलब साफ है कि कंज्यूमर फाइनेंसिंग मार्केट में एनबीएफसी की भूमिका लगातार बढ़ रही है। आज अगर कोई ग्राहक नया स्मार्टफोन या इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट वगैरह जो खरीदता है, वो खरीदने के लिए जाता है तो उसे वहीं पर फाइनेंस के ऑप्शन मिल जाते हैं। मतलब उसे कहीं बाहर नहीं जाना है, जो बेच रहा है वही आपको ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल करके देता है। इजी है, यानी आसानी से अप्रूवल प्रोसेस है। छोटी ईएमआई की वजह से खरीदारी करना आसान हो जाता है। अब जाहिर तौर पर जब ऐसा होगा तो ये अट्रैक्टिव है ना किसी के लिए भी। कोई जा रहा है, जेब में उतना पैसा लेकर नहीं जा रहा है, बट स्टिल वो उसे खरीद के घर तुरंत लेकर आ सकता है इस ईएमआई वाले ऑप्शन की वजह से। चलिए अब बात करते हैं कि स्मार्टफोन मार्केट में आखिर चल क्या रहा है, ताकि चीज़ें क्लियर हों। फिर आपको थोड़ा मैच करके आपको मैं आगे की कहानी समझाऊंगा कि हुआ क्या है। आज स्मार्टफोन सिर्फ बात करने का साधन तो रह नहीं गया है, राइट। ये एजुकेशन, वर्क, एंटरटेनमेंट, डिजिटल पेमेंट्स, हर चीज़ के लिए तो ज़रूरी हो गया है। स्मार्टफोन का एग्जांपल भी मैं आपको बता दूं क्यों ले रहा हूं। मैं इसीलिए इसकी बात कर रहा हूं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ ऐसी बन गई है जो हर हाथ में है और हर कोई इसे ईएमआई पर ही ज़्यादातर लेता है। बहुत कम लोग हैं जो पूरी पेमेंट करके फ़ोन खरीद रहे हैं, मोस्टली ईएमआई पर लेते हैं। लेकिन हो क्यों रहा है भैया? अच्छे फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना है तो महंगा हो गया है। ये वजह है कि स्मार्टफोन सेल्स में फाइनेंस का रोल लगातार बढ़ रहा है। डेटा के मुताबिक जून क्वार्टर में करीब 40% स्मार्टफोन सेल्स फाइनेंस के जरिए हुई है। यानी अगर 10 लोग स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो लगभग 4 लोग किसी न किसी तरह से फाइनेंस या ईएमआई ऑप्शन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। एक साल पहले यह आंकड़ा करीब 35% का था। इससे पता चलता है कि स्मार्टफोन खरीदने का तरीका अब बदल रहा है। अब लोग एक साथ पूरा पैसा देने की बजाय मंथली पेमेंट को प्रेफर ज्यादा कर रहे हैं और इसमें एनबीएफसी सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। करीब 67% फाइनेंस्ड स्मार्टफोन सेल्स एनबीएफसी के जरिए ही की जा रही हैं। तो क्या लोन लेना गलत बात है? इस सारे मुद्दे को सोचें तो क्या वाकई लोन नहीं लेना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। लोन लेना अपने आप में तो कोई गलत बात नहीं है। दुनिया लेती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी लेते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोन लेना दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला लोन आपके लिए सही है या नहीं? सुनिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी इनकम के हिसाब से लोन लेता है ना और समय पर ईएमआई चुका सकता है तो क्रेडिट इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में वो मदद कर रहा है बेसिकली। इससे डिमांड बढ़ती है, कंपनीज की ग्रोथ बढ़ती है, इकोनॉमी को भी फायदा मिलता है। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब लोग अपनी इनकम से ज्यादा बोरोइंग कर लेते हैं। मतलब कमाई तो उतनी नहीं है पर कर्जा अपनी जान को ज्यादा ले रखा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मंथली इनकम 50,000 रुपये है। 50,000 अच्छा खासा हिसाब है क्योंकि 50,000 रुपये महीना कमा रहा है और उसकी ईएमआई धीरे धीरे बढ़कर 30 या 35,000 तक पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर नौकरी या इनकम में थोड़ी सी भी परेशानी होती है ना, कुछ इधर उधर हो जाए तो रीपेमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि कंज्यूमर लोन ग्रोथ के अंदर एक बड़ा रिस्क है ये वाला फैक्टर, क्योंकि किसी भी इकॉनमी के लिए सिर्फ ज़्यादा लोन लेना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि लोगों की इनकम और रीपेमेंट कैपेसिटी मजबूत हो। अब सवाल आता है कि आखिर बैंक्स और एनबीएफसी इतना लोन बांट ही क्यों रहे हैं जब ऐसी समस्याएं सामने पता होते हुए भी? इसका जवाब है भारत की बढ़ती कंजम्पशन स्टोरी। कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है सब कुछ। भारत में मिडिल क्लास पॉपुलेशन बढ़ रही है। लोग बेहतर लाइफस्टाइल चाहते हैं, लोग नए स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, प्रीमियम टीवी चाहते हैं, एसी और मॉडर्न अप्लाइंसेज अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं। कंपनीज भी चाहती हैं कि कस्टमर्स के लिए खरीदारी करना आसान हो जाए, इसलिए फाइनेंस ऑप्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए भी कंज्यूमर लोन अट्रैक्टिव हैं क्योंकि इसमें उन्हें अच्छा खासा इंटरेस्ट इनकम के तौर पर जनरेट हो जाता है। लेकिन आरबीआई भी इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे ट्रेंड पर नजर बनाए हुए है, ऐसा नहीं है छोड़ा हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में पर्सनल लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी। जब लोन ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं तो रेगुलेटर की चिंता ये होती है कि कहीं बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज बिना प्रॉपर चेकिंग से कहीं ज़्यादा रिस्क लेकर तो ऐसा नहीं कर रहे हैं।
अगर इकॉनमी अच्छी चलती रहती है, जॉब बढ़ती हैं और लोगों की इनकम इंप्रूव होती है तो कंज्यूमर लोन्स इकॉनमी को बूस्ट करने का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में स्लो डाउन आता है या लोगों की इनकम पर प्रेशर बढ़ता है तो यही लोन परेशानी का कारण भी बढ़ सकता है। आज भारत में एक बड़ा बदलाव साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है। पहले लोग बचत करते थे, फिर खरीदते थे, जैसा मैं शुरू में आपको कह रहा था। लेकिन अब ट्रेंड कुछ और है। अब लोग पहले खरीदते हैं और ईएमआई आगे भरते चले जाते हैं। डिजिटल लेंडिंग, इजी फाइनेंसिंग ऑप्शन और चेंजिंग लाइफस्टाइल की वजह से बोरोइंग आसान हो गई है। लेकिन यहाँ लोगों को ये समझना होगा कि छोटी ईएमआई हमेशा सस्ती नहीं होती है। कई बार छोटी ईएमआई के पीछे लंबा रीपेमेंट पीरियड और ज़्यादा इंटरेस्ट छिपा होता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मान लीजिए आपने एक 60,000 रुपये का फ़ोन खरीदा और कोई फाइनेंस कंपनी आपको एक स्मार्टफोन 3,000 रुपये महीना की ईएमआई पर देने का ऑफर देती है और आपको लगता है कि 3,000 तो आसानी से मैनेज हो जाएगा क्योंकि आप 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ कैलकुलेशन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ईएमआई 3,000 है और लोन पीरियड 24 महीने यानी 2 साल है तो आप कुल कितना पैसा देंगे? 3,000 इंटू 24 महीना कर लीजिए, 72,000 रुपये। जबकि आपने खरीदा कितने का था? 60,000 रुपये का। 60,000 रुपये के स्मार्टफोन के लिए आपने 72,000 रुपये चुका दिए। मतलब ईएमआई के जरिए खरीदारी करने की वजह से आपने करीब 12,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी। और अगर इसमें प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस चार्जेस और दूसरे चार्जेस भी जोड़ दिए जाएं तो असली कॉस्ट और भी ज़्यादा हो सकती है। ये मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया, कोई और महंगा आइटम लेते हैं तो उसमें ईएमआई का खेल और बढ़ सकता है। यही वजह है कि सिर्फ ईएमआई देखकर कोई भी चीज़ खरीदने का फैसला नहीं करना चाहिए। ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी व्यक्ति को अपनी इनकम के हिसाब से कितना लोन लेना चाहिए ताकि ईएमआई उसके लिए बोझ ना बने। चलिए इसे भी एक छोटे से एग्जांपल से बता दूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मंथली सैलरी है 50,000। इसके हिसाब से फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट होते हैं वो आमतौर पर मानते हैं कि आपकी टोटल ईएमआई आपकी मंथली इनकम के लगभग 30% से 40% के आसपास होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कतई नहीं होनी चाहिए। मतलब 50,000 का 30% अगर निकालते हैं तो 15,000 रुपये आपका हिसाब आएगा। यानी इस व्यक्ति को जो 50,000 रुपये महीना कमा रहा है उसकी मंथली ईएमआई ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपये होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर समस्या की बात है, क्योंकि किसी भी ऐसी समस्या के सामने आने पर जब आप 15,000 से ज़्यादा की ईएमआई अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे तो आपका घर चलाना तक शायद मुश्किल हो जाए। तो आने वाले समय में कंज्यूमर फाइनेंस सेक्टर भारत की ग्रोथ स्टोरी का एक बड़ा हिस्सा ज़रूर बन सकता है, क्योंकि भारत की इकॉनमी में कंजप्शन की भूमिका बढ़ती जा रही है और अगर करोड़ों लोग नए प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो इसका फ़ायदा जाहिर तौर पर हर एक सेक्टर को मिलेगा। लेकिन इस ग्रोथ का हेल्थी होना, मतलब आपकी फाइनेंशियल हेल्थ मजबूत होना बहुत ज़रूरी है ताकि भारत की ग्रोथ स्टोरी भी मजबूत बनी रहे। खैर, क्या होता है क्या नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन आप अपनी कमाई पर और अपने खर्चे पर ज़रूर नियंत्रण रखिएगा और उस पर ध्यान भी रखिएगा ताकि ऐसी कोई समस्या आपके सामने ना आए। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए मुद्दे के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।